Okay, my dear students, so today we are going to start with session number 3 of Indian Contract Act 1872 और आज हम लोग इसको मैक्सिमम पार्ट्स कवर करने वाले हैं इसमें का। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 13 से बिगिन करेंगे और सेक्शन नंबर 13 में हमें क्या पढ़ना है, कंसेंसस एड आइटम। इसमें क्या होता है, when two or more persons are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense। एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर दो या दो से ज्यादा लोग सेम मैटर के ऊपर सेम सेंस में एग्रीड होते हैं, एक जैसा, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर और ऑफरी दो पार्टीज होते हैं, तो दोनों पार्टीज आर एग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, देन इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों पार्टी को कंसेंटेड होना बोला जाता है। टू और मोर पर्संस आर सेड टू हैव कंसेंटेड when they agree upon the same thing in the same sense, इसको हम लोग कंसेंसस एड आइटम भी बोलते हैं। सेक्शन नंबर 14 क्या होता है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होता है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कोई कंसेंट को हम लोग फ्री कंसेंट होना कब बोलते हैं, जब इट इज नॉट कॉज्ड बाय द कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये इनमें ये सारे कॉजेज शामिल नहीं रहेंगे तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री कंसेंट होना बोलते हैं। किसी भी कंसेंट को हम लोग फ्री कंसेंट कब बोलेंगे, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय द कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अभी हम लोग कोअर्सन पॉइंट पे चले आओ। कोअर्सन पे, कोअर्सन क्या होता है, सेक्शन नंबर 15 है कोअर्सन भाई, सेक्शन नंबर 15 है। बहुत मेहनत करके ये नोट्स आप लोगों के लिए तैयार हुआ है। कोअर्सन, threatening someone to enter into contract using the physical force, threatening someone to enter into contract using the physical force, coercion इसको होना बोलते हैं। committing, थ्रेट करना या कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट करना मतलब कोई ऐसा जो इंडियन पेनल कोड में, ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्ट जो इंडियन पेनल कोड में फॉरबिडन है, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है, मतलब इंडियन पेनल कोड बोलता है कि ऐसा गलती मत करो, ऐसा गुनाह मत करो, लेकिन वैसा ही गुनाह कमिट कर रहा है या कमिट करने के लिए धमकी दे रहा है और फिर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहा है, तब जाकर के ये भी कोअर्सन बोला जाएगा। या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करना, रोकना एंड उसको डिटेन करने के लिए थ्रेट करना इज आल्सो द कोअर्सन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें तीन बात है। फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, आप लोग रिपीट करोगे, बोल करके मेरे साथ पूरा रिपीट करते हुए बोलते रहोगे, थ्रेटनिंग समवन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द फिजिकल फोर्स, ये भी कोअर्सन है। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, ये भी कोअर्सन है। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो कोअर्सन, ये तीनों ही कोअर्सन है। और थ्रेट टू कमिट सुसाइड और टू फाइल अ शूट ऑन फॉल्स चार्ज, क्या बोला, सुसाइड कर लेंगे इसका थ्रेट देना, या फॉल्स चार्ज में मतलब गलत इल्जाम लगा करके केस फाइल कर देंगे, इस ऐसा करके और किसी को कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंटर कराया जाता है, इसका थ्रेट दे करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कराया जाता है, तो ये चारों का चारों ही क्या बोला जाता है, कोअर्सन बोला जाता है। इस चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोअर्सन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग का इफेक्ट ऑफ कोअर्सन, कोअर्जन के वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कोअर्जन से अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए, इफेक्ट ऑफ कोअर्जन, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of aggrieved party, contract is voidable at the option of the aggrieved party। who are the aggrieved party, पीड़ित पार्टी को aggrieved party हम लोग बोलते हैं, ऐसा ही है ना। मतलब यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है, शिकायत करने वाली जो पार्टी है, उसके ऑप्शंस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। एग्रीव्ड पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट विल हैव टू रिस्टोर द बेनिफिट। ये एग्रीव्ड पार्टी चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, बट उसका वह पहले से अगर कोई बेनिफिट ले चुका है, एग्जांपल सब दिया हुआ आप लोगों को, पहले से अगर वह कुछ बेनिफिट ले चुका है तो उस बेनिफिट को वह रिस्टोर कर सकता है, बेनिफिट उसे रिटर्न करने की और जरूरत नहीं है, बेनिफिट रिटर्न करने की और कोई रिक्वायरमेंट उसे नहीं है। और प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर रहता है, बर्डन करने का प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, ठीक है ना, ऑन द पार्टी इंटेंडिंग टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर रहेगा बर्डन प्रूफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16। देखिए मेरे बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है,
इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। वन पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस करने के लिए एक पार्टी ऐसे पोजीशन पे होना चाहिए जो दूसरे के विल के ऊपर, दूसरे के इच्छाओं के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, वैसा पोजीशन में एक पार्टी होना चाहिए। Essential element of undue influence क्या है मेरे बच्चों? One party must be in a position to dominate the will of the other party. One party must be in a position to dominate the will of the other party. ऐसे सिचुएशन में होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमारा क्या है? इट मस्ट यूज हिज सुपीरियर पोजीशन। भाई एक पार्टी डोमिनेट करने के पोजीशन में है, जैसे एक पार्टी, जैसे कि आपका मास्टर एंड सर्वेंट मतलब आपका जो मास्टर है सर्वेंट को क्या कर सकते हो? डोमिनेट करने के पोजीशन पे है। तो डोमिनेट करने के पोजीशन में ऐसे वह क्या कर सकता है? इट मस्ट यूज हिज सुपीरियर पोजीशन। वो अपने सुपीरियर पोजीशन का बेनिफिट उठाता है। सुपीरियर पोजीशन का क्या करता है? बेनिफिट उठाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सो इट मस्ट यूज हिज सुपीरियर पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी। मतलब वीकर पार्टी कौन है? जिसके विल के ऊपर वो डोमिनेट करता है वह वीकर पार्टी है। जिसके विल के ऊपर डोमिनेट करता है वह कौन है? वीकर पार्टी है। इट मस्ट यूज हिज सुपीरियर पोजीशन टू ऑब्टेन द एडवांटेज, ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज भी बोल सकते हो, अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी। सर एग्जाम्स में ना ये रिवीजन करने के बाद ना एग्जाम्स में लग रहा है लिखना बहुत आसान हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन ये नोट्स, अच्छा कुछ बच्चों ने हमें बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर ये नोट्स भी हमें चाहिए। भाई नोट्स भी आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए जाएंगे, इवन आपके बैचेज में भी अपलोड हो जाएंगे, और फ्री स्टडी मटेरियल्स में भी हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, उसमें भी मैं अपलोड कर दूंगा। जो हमारे नॉन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाएगा इसका, ठीक है, उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाएगा, वो लोग भी लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा पॉइंट देखो क्या है? इट मस्ट हैव एक्चुअली ऑब्टेन्ड अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी। इट मस्ट हैव, अनड्यू इन्फ्लुएंस होना कब बोला जाएगा? इट मस्ट हैव एक्चुअली ऑब्टेन्ड द अनफेयर एडवांटेज ओवर द वीकर पार्टी। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज शुड बी नियर वन। रिलेशन कैसा होना चाहिए? नियर वन रिलेशन होना चाहिए। नियर वन रिलेशन दोनों पार्टीज के बीच एग्जिस्टिंग करना चाहिए, जिसमें वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर पार्टी। फिर ऑब्जेक्ट मस्ट टू टेक द, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पार्टी दूसरे के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट में उसको इंटर करा रहा है, इसका मतलब क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके एडवांटेज लेना। ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक द अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू मतलब अनफेयर एडवांटेज लेना उसका ऑब्जेक्ट था, इसलिए वो अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज किया। और बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डोमिनेटिंग पार्टी के, भाई जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, एग्रीव्ड पार्टी कौन है? जो वीकर पार्टी है वह एग्रीव्ड पार्टी है। यहाँ पर वीकर पार्टी है वह एग्रीव्ड पार्टी है, और वीकर पार्टी के ऊपर अपना सही प्रूफ करने का बर्डन नहीं होता। अपने आप को सही प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर होता है? डोमिनेटिंग पार्टी जो होता है उसके ऊपर। कोर्ट में अगर ये केसेस जाता है तो उसके ऊपर जो डोमिनेटिंग पार्टी है, डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर बर्डन होगा इसको प्रूफ करने का, ठीक है। डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन होता है भाई? डोमिनेटिंग पोजीशन में इट मस्ट होल्ड अ रियल और अपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर्स, जैसे मास्टर सर्वेंट। इट इफ ही स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू अदर ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, if he make contract with the mentally affected person, medical attendant और patient। मेडिकल अटेंडेंट क्या कर सकता है? पेशेंट के, मेडिकल अटेंडेंट यहाँ पर कैसा डोमिनेट करने के पोजीशन में है। पेशेंट के साथ वह बोलेगा कि देखो हम तुम्हारा मेडिकल अटेंडेंट है, हम तुम्हारा सेवा नहीं करेंगे, हम तुमको सर्व नहीं करेंगे, आप अपना प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा हमें दे दो या इतने रुपये हमें दे दो। तो ये सब पोजीशन यूज करके लोग क्या करता है? बेनिफिट उठा सकता है। और इस तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना बोला जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना बोला जाता है, ठीक है बच्चों। इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है मेरे बच्चों? मैंने सभी का कंसिक्वेंसेस मैं बता रहा हूं। मैंने आपको पहले कोवर्सन का भी ये कंसिक्वेंसेस इफेक्ट बताया, और यहां पर भी एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। सिमिलर कंसिक्वेंसेस दोनों का है। कोवर्सन का जैसा कंसिक्वेंसेस है वैसा ही कंसिक्वेंसेस अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी होगा। कोवर्सन का जैसा कंसिक्वेंसेस है वैसा ही अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी कंसिक्वेंसेस होगा। कंसिक्वेंसेस क्या है सर? agreement is voidable at the option of the aggrieved party। agreement is voidable at the option of the aggrieved party। aggrieved party का ऑप्शन पे voidable हो जाएगा। कोवर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच का डिफरेंस मेरे सीए फाउंडेशन वाले प्यारे प्यारे बच्चों, सीए फाउंडेशन वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम्स में क्या मैं बोलूं, इतना अच्छा से बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्या मैं बोलूं, आपके एग्जाम्स में ये आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से नंबर 1 पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में इधर से आ सकता है। सर इधर से आएगा क्या? एकदम बिल्कुल। अच्छा एमसीक्यू वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, आपका तो लाइन में कहीं से भी उठा के क्वेश्चंस पूछेगा भाई, तो आपको तो सभी पढ़ना है, आपके तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
आपके तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखिए क्या है डेफिनेशंस। कोअर्सन का डेफिनेशंस मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। कोअर्सन इन्वॉल्व्स थ्रेट और यूज फिजिकल फोर्स, थ्रेट और यूज द फिजिकल फोर्स टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। दूसरे पार्टी का कंसेंट लेने के लिए, दूसरे पार्टी का कंसेंट लेने के लिए थ्रेट करना या फिजिकल फोर्स का यूज करना और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना, इसको हम लोग बोलते हैं कोअर्सन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोअर्सन बोलते हैं। और सेकंड वाला पार्ट हम लोग का क्या है मेरे बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल और मोरल प्रेशर इज यूज्ड, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है यहाँ पे टू गेट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, टू गेट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। पार्टीज कौन कौन है भाई? भाई को इसमें कोअर्सन में बी कमिटेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एनी पर्सन। कोअर्सन करने के लिए ना भाई, धमकी देने के लिए कोई जरूरी है कि हमारा कोई अपना ही हमें धमकी देगा, हमारे कोई रिलेटिव्स ही हमें धमकी देंगे? कोई भी आपको धमका के जा सकता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बोल सकता है। एनी पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन यूज द कोअर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इवन अ स्ट्रेंजर, एक्ट में अमाउंट टू कोअर्सन, स्ट्रेंजर भी ये कर सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस मस्ट बी मेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि नियर अबाउट रिलेशनशिप में होते हैं। फिर रिलेशनशिप में इसमें क्या बोला है? रिलेशनशिप में इन कोअर्सन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट हैव डेफिनिट रिलेशनशिप। इसमें डेफिनिट रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन इन अनड्यू इन्फ्लुएंस द पार्टीज आर अंडर द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होते हैं। इंटेंशन क्या होता है? इन कोअर्सन द पार्टीज और पार्टीज कॉजिंग कोअर्सन हैज इंटेंशन टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में द इन्फ्लुएंसिंग पार्टी must uses the influencing party मतलब dominating party, influencing party मतलब dominating party. In undue influence cases the influencing party uses its dominating position, uses its positions to obtain an unfair advantage over the other party. सर ये एग्जाम्स में लिखने आ सकता है क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन? जी हाँ, आपके एग्जाम्स में लिखने के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो आप इसको थोड़ा सा भी ये नहीं करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको दोबारा बता दिया है। सवाल नहीं आता है कि आपका एग्जाम्स खराब जाएगा। जितना मैंने आपको क्वेश्चंस दिया है उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैं रिवीजन भी आपको करा रहा हूं, सब अच्छे से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए, पेनल्टी। एन एक्ट ऑफ कोर्सन में बी पनिशेबल अंडर द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली ये पनिशेबल है। द एक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस मस्ट मे नॉट बी पनिशेबल, ये पनिशेबल नहीं भी हो सकता। मे नॉट बी पनिशेबल, ये पनिशेबल नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है मेरे बच्चों? इसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। What is the next point? Essentials of fraud. Essentials of fraud. Fraud के लिए essentials क्या क्या? Fraud includes any of the following acts committed by a party. Fraud includes any of the following acts. Fraud includes any of the following acts committed by a party to contract or with his conveyance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent. मतलब एक पार्टी या उसका एजेंट दूसरे पार्टी या दूसरे पार्टी के एजेंट को ये सारे नीचे दिए गए एक्टिविटी के थ्रू, नीचे दिए गए एक्ट के थ्रू उसको डिसीव करने के नेचर से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करा रहा है, तब इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड करना। सर क्या क्या है फॉलोइंग एक्ट्स? व एक्ट क्या क्या है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ करेगा तो इसको फ्रॉड होना बोला जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, जो फैक्ट ट्रू ही नहीं है, जो बात सही है ही नहीं, उस बात को क्या करना? रिप्रेजेंट करना दूसरे के सामने, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि सामने वाला पर्सन विल बी एग्री टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम लोग फ्रॉड करना ही बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, ऐसे फैक्ट को रिप्रेजेंट करना जो कि सही नहीं है, दिस इज फ्रॉड। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, एक्टिवली उस बात को गलत तरीके से पेश करना, ये भी आपका क्या है? फ्रॉड है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ऐसा प्रॉमिस करना जो परफॉर्म ही नहीं करना है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे कर दूंगा और परफॉर्म नहीं करना है, तो ये क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। फिर एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट, आप लोगों को भी डिसीव का मतलब तो थोड़ा समझ में आता ही है ना, कि ऐसा कोई भी ऐसा एक्ट करना, ऐसा कोई भी काम करना, कॉन्ट्रैक्ट में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कोई एक्टिविटी कर डालना जो कि लगता है कि डिसीव किया गया है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बता करके खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे देना, दिस इज ऑल्सो अमाउंट्स टू डिसीव, तो ये सभी डिसीव में होते हैं। और एनी सच और ओमिशन, एनी ओमिशन
as to law specially declared to be fraudulent. Any such omission as to law specifically, ऐसा कुछ omission कर देना, omit कर देना, जो कि लॉ पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि ऐसा omit किया जाएगा, इसका मतलब ये फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में omit कर देना, भूल जाना, जो कि फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसी तरह की अगर एक्टिविटी एक पार्टी या उसका एजेंट दूसरे पार्टी या दूसरे पार्टी के एजेंट के साथ करते हैं तो इसको हम लोग फ्रॉड होना बोलते हैं। और फ्रॉड होगा, साइलेंस यहां पर फ्रॉड होगा, और तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट कैसा होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आपका यहां पर है साइलेंस एज फ्रॉड, मेयर साइलेंस लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्रॉड। अगर साइलेंस रखा गया है, मतलब एक पार्टी नहीं बोला कुछ भी और इससे लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पार्टी, और इसके वजह से दूसरे पार्टी का विलिंगनेस बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर गया, तो ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है, मतलब पार्टी के बीच ना फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है और ट्रस्ट है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करता है इस बात को लेकर के, जो एक पार्टी को जिस मैटर के ऊपर स्पीक करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, वहां पे अगर वह साइलेंस रखता है तो दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड, तब इसको फ्रॉड होना बोला जाएगा। वेयर देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप दैट इज ट्रस्ट ऑन अदर पार्टी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट ऑन द अदर पार्टी। जैसे आप हमारे से क्लास करते हो ना, आपको मेरे पे बहुत ट्रस्ट है कि सर कैसे भी करके ना हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज देंगे जिससे हम लोग अपने एग्जाम्स क्लियर कर सके। हमारे और आपके बीच कैसा रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है मेरी बात ना। सो वेयर देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप दैट इज ट्रस्ट ऑन द अदर पार्टी एंड पार्टी इज साइलेंट वेयर इट रिक्वायर्स टू स्पीक। और पार्टी को जहां पर बोलने की जरूरत है, जहां पर बोलने की जरूरत है, अगर आप कुछ गलत करोगे, हमारे बोलने की जरूरत है, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। मैं तो बोलता हूं ऑन द स्पॉट, क्लास में बोलता हूं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाई कर रहे हो। जहां पर हमारी बोलने की जरूरत है वहां पे अगर हम नहीं बोलेंगे, दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड। समझ में आ रहा है मेरी बात ना। तो साइलेंट रहना इज नॉट फ्रॉड, लेकिन जहां पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पार्टीज के बीच एग्जिस्ट करता है एंड वेयर पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू स्पीक, रिक्वायर्स टू स्पीक अबाउट द मैटर्स, और वहां पे अगर पार्टी नहीं बोल रहा है, मतलब ये फ्रॉड है। वेयर, और जहां पर साइलेंट को इक्विवेलेंट टू स्पीच समझा जाएगा, मतलब जहां चुप रहना बोलने के बराबर समझा जाएगा, जहां पे बोलना चाहिए था वहां पे चुप रहना, ये भी फ्रॉड होगा। और पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ ट्रूथ विद डिसीव द अदर पार्टी इज अ फ्रॉड। पार्शियल डिस्क्लोजर कर रहा है फैक्ट को, ट्रूथ को पूरा नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है लेकिन सच को आधा सच बोल रहा है, आधा बोल ही नहीं रहा है, देन ये भी फ्रॉड करना हुआ, देन ये भी अमाउंट्स टू फ्रॉड। ये भी याद रखोगे आप लोग। इसके बाद आ जाइए आप लोग सेक्शन नंबर 18, इसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। इसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, और फ्रॉड के केस में भी कंसिक्वेंसेस सेम है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। फ्रॉड के केस में भी कंसिक्वेंसेस सेम है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बच्चों अपना इसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। Essentials of misrepresentation, section number 18. Only parties to the contract shall be involved. The party think that he make representation, but the representation is false. वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है लेकिन रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है। मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड इनोसेंटली एंड नॉट टू डिसीव अदर पार्टी। उसको लग रहा है ना पार्टी को कि हम जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वह सही है, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो फॉल्स है। लेकिन पार्टी का यहाँ पर इंटेंशन ना, जैसे कि फ्रॉड के केस में क्या होता है, पहले से इंटेंशन है डिसीव करने का, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में यहाँ पर इंटेंशन मे और मे नॉट टू डिसीव, मे और मे नॉट टू डिसीव हो सकता है। सो मिस रिप्रेजेंटेशन हैज मेड इनोसेंटली एंड नॉट टू डिसीव अदर पार्टी, एंड नॉट टू डिसीव अदर पार्टी। अदर पार्टी एक्टेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट अननोन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। कंसिक्वेंसेस ऑफ कोअर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये तीनों के लिए क्या हो जाएगा, कोअर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। द पार्टी हाउएवर मे आल्सो इंसिस्ट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट भी कर सकता है, दैट he should put in the same position in which he would have been if the representation made had been true। ये आपको पॉइंट्स छोड़ो। कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल, contract not voidable, but a person who had the means of discovering the truth with ordinary diligence cannot avoid a contract on the ground that his consent was caused by misrepresentation। तो contract voidable नहीं होगा। देखो मेरे बच्चों ये बात क्या बोला है, देखो मेरी बात क्या बोला है,
एक नॉर्मल पर्सन मतलब एक हमारे जैसे लोगों का एक अपना खुद की बुद्धिमानी है ना, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं, ये हम ट्रूथ के बारे में डिस्कवर कर सकते हैं कि ये जो हमारा कंसेंट लिया गया है ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया है। बट अ पर्सन हु हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, उसके पास ये मीन्स है कि वो ट्रूथ को डिस्कवर कर सकता है विथ ऑर्डिनरी सेंस से, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से, बट कैन नॉट अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। वह कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करता ऑन द ग्राउंड दैट हिज कंसेंट वाज कॉस्ट, और इस ग्राउंड पे नहीं करता है उसका कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया, मतलब उसको महसूस ही नहीं हुआ, देन ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होगा, ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होगा। Where a party to a contract perpetrates fraud or misrepresentation but the other party is not in fact misled by such fraud, ये भी नहीं करना आपको, ये एक्स्ट्रा लिखा होगा, इसको हटाओ। restoration of benefit as the consequences of the rescission of voidable contract, मतलब cancellation of voidable contract, the party rescinding voidable contract should if he have received any benefit there under from the other party to the contract। जैसे मान लो एक पार्टी ने कोर्सन करने वाले पार्टी से ऑलरेडी कुछ एडवांस ले रखा है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, रिसाइंड करता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो वह एडवांस ले रखा है ना, उसे रिटर्न बैक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्टोर करेगा बेनिफिट को, वह रिटर्न बैक नहीं करेगा। रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी एप्लीकेबल टू द पर्सन टू हुम इट वाज रिसीव्ड, जिस पर्सन से लिया था उससे वो बेनिफिट को रिस्टोर करके अपने पास रखेगा। इसके बाद मिस्टेक पॉइंट पे आप चले आइए। मिस्टेक पॉइंट पे मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है भाई, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, और मिस्टेक एज टू द फॉरेन लॉ इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का मिस्टेक है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। फिर इसके बाद से आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलैटरल मिस्टेक है, जिसमें दोनों पार्टीज मिस्टेक करते हैं, बोथ पार्टी, देखो यहां से एरो मार्क है, बोथ पार्टीज मेक बोथ पार्टी एट मिस्टेक होते हैं। If mistake is material, contract is void, mistakes as to subject matter, mistake as to possibilities of performance भी हो सकता है। यूनिलैटरल मिस्टेक में एक पार्टी मिस्टेक में होता है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवॉइडेबल होता है। फिर voidable as to false identity of the other party, अदर पार्टी का false identity होगा तब voidable हो जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन हमें दिया हुआ है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल मिस्टेक, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस पॉइंट में हमें दिया हुआ है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल मिस्टेक। मीनिंग क्या है यूनिलैटरल मिस्टेक का? व्हेन ओनली वन ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक, एक पार्टी अगर मिस्टेक में होगा तब इसको हम लोग यूनिलैटरल मिस्टेक बोलते हैं, जहां पे बोथ पार्टी, बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिस्टेक में अगर है, मिसअंडरस्टैंड इच अदर एंड आर एट क्रॉस पर्पस, इट इज कॉल्ड द बायलैटरल मिस्टेक, तब इसको हम लोग बायलैटरल मिस्टेक बोलते हैं। मिस्टेक अराइजेज, यूनिलैटरल मिस्टेक कहां से अराइज होता है? यूनिलैटरल मिस्टेक अराइजेज in a unilateral mistake arises only on the part of one of the parties, एक पार्टी के गलती से अराइज होता है, दोनों पार्टीज के गलती से अराइज होता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ओनली वन पार्टी इज अंडर अ मिस्टेक, यहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक में एक ही पार्टी मिस्टेक में होता है, ओनली वन पार्टी मिस्टेक में होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। एज बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक में दोनों पार्टी ही मिस्टेक में होता है और इससे एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, इससे एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का डिफरेंस है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये अगेन एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज जे, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज जे, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिबल बाय लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या कर दिया है? इन्फोर्स होने से स्टॉप कर दिया है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और वॉइडेबल क्या होता है, इट मे बी रिपुडिएटेड एट द विल ऑफ वन और मोर पार्टीज। रिपुडिएटेड मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, बट नॉट एट द विल ऑफ द अदर और अदर्स, इसको वॉइडेबल बोलते हैं। मतलब वॉइडेबल इट मे बी रिपुडिएटेड एट द विल ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। नॉट इनफोर्सेबल बाय एनी पार्टी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी इनफोर्सेबल नहीं कर सकता है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल एट द डिजायर ऑफ द अफेक्टेड पार्टी, अफेक्टेड पार्टी के डिजायर पे इनफोर्सेबल भी हो सकता है। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है और इट इज वैलिड इन द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग में वैलिड होता है बट सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये शुरुआत में वैलिड होता है लेकिन बाद में ये वॉइड हो जाता है, इसलिए तो इसका नाम ही पड़ा वॉइडेबल। जो बाद में वॉइड हो सकता है, जो बाद में वॉइड हो जाएगा उसको वॉइडेबल बोलते हैं। फिर वॉइड में क्या है, एग्रीमेंट इज वॉइड ओनली इफ इट इज मेड विद द पर्संस, मेड विद द पर्संस ओनली इट इज मेड विद द पर्संस हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी विदाउट कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी विदाउट कंसिडरेशन। क्या बोला है, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा तभी जब ये ऐसे पर्सन के साथ किया गया जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है उनके पास नहीं है, और विदाउट कंसिडरेशन अगर किया गया है तो ये वॉइड हो जाएगा। और नेक्स्ट में आपका एग्रीमेंट इज वॉइडेबल व्हेन इट कंसेंट इज बेस्ड ऑन, अगर उसका कंसेंट लिया गया है कोअर्जन फ्रॉड यूज करके, तब ये क्या हो जाएगा आपका, तब ये हो जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। Here the contract cannot be executed due to change in the circumstances, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, और इन द लॉ और इन लॉ द एग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस के चेंज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई नहीं किया जा सकता, एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, और ये लॉ में क्या होता है, एग्रीमेंट वॉइड होता है। वॉइड एग्रीमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड इफ इट इज डिक्लेयर्ड वैलिड बाय द अफेक्टेड पार्टी, अगर अफेक्टेड पार्टी उसको वैलिड डिक्लेयर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का यहां पर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल, द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट हम कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका एग्रीमेंट का पर्पस ही अनलॉफुल है, अनलॉफुल है पर्पस, मतलब कानून के नजरों के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वैसा तरह का एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। ऐसे तरह के एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, एग्रीमेंट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, एग्रीमेंट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये नीचे दिए गए सिचुएशन में ना एग्रीमेंट होगा तो या फिर कंसिडरेशन होगा तो दोनों ही अनलॉफुल होगा, दोनों ही अनलॉफुल होगा। तो कब कोई एग्रीमेंट को या कब किसी कंसिडरेशन को अनलॉफुल बोला जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। क्या बोला है, सबसे पहले एग्रीमेंट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अनलॉफुल कब बोला जाएगा, किसी एग्रीमेंट को अनलॉफुल कब बोला जाएगा, जब एग्रीमेंट ऐसा होगा जो फॉरबिडन बाय लॉ होगा। जैसे ऐसा चीज जो हमारे कंट्री में, जैसे सुपारी किलिंग करना, सुपारी किलिंग करने के लिए एग्रीमेंट करना दो पार्टीज के बीच में, किसी थर्ड पार्टी का मर्डर करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी का मर्डर करने के लिए, क्या ये हमारे कंट्री में अलाउड है कि फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन बाय लॉ है एज पर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ये फॉरबिडन बाय लॉ है। तो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली फॉरबिडन बाय लॉ है, और ऐसे तरह के अगर एग्रीमेंट किए जाते हैं तो एग्रीमेंट क्या बोले जाते हैं, अनलॉफुल है। फिर उसके कौन सा एग्रीमेंट या कंसिडरेशन को अनलॉफुल बोला जाएगा, इफ परमिटेड then will defeat the provision of any law। अगर परमिट कर दिया जाएगा ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कंसिडरेशन, ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कंसिडरेशन जिसको परमिट कर दिया जाएगा, तो हमारे देश के किसी दूसरे कानून का, दूसरे लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर देगा। भाई हमारे कंट्री में सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एग्जिस्ट करता है कि बहुत सारे एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है, तो बहुत सारे एक्ट है, तो किसी दूसरे एक्ट के प्रोविजंस को क्या कर देगा, डिफीट कर देगा। तो
दूसरे एक्ट के प्रोविजन को भी अगर डिफीट कर देगा तो ऐसा एग्रीमेंट या कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। उसके बाद से ऐसा एग्रीमेंट या कंसिडरेशन जो फ्रॉडलेंट नेचर का है, अनलॉफुल है। ऐसा एग्रीमेंट या कंसिडरेशन जो इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, जो किसी पर्सन का या किसी के प्रॉपर्टी को इंजर्ड कर सकता है या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये सारे ऐसे तरह के एग्रीमेंट की, ऐसे तरह का दो पार्टीज के बीच जो एग्रीमेंट जो किसी पर्सन का को इंजर कर सकता है, ऐसे दो पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट जो किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे तरह के एग्रीमेंट और कंसिडरेशन अनलॉफुल एग्रीमेंट और कंसिडरेशन बोले जाते हैं। ऐसा एग्रीमेंट या कंसिडरेशन जो कि इमोरल है या अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, इमोरल या अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, इमोरल या अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, दैट टाइप ऑफ द कंसिडरेशन और दैट टाइप ऑफ द एग्रीमेंट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अनलॉफुल, उसको भी हम लोग अनलॉफुल कंसिडर करेंगे। क्लियर है मेरी बात ना? यहां तक कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है? सर दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आप चले आओ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है, कौन कौन सा ऐसा बिजनेस का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, उसको अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हम लोग समझेंगे, उसको अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होना हम लोग समझेंगे। कौन कौन सा ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है? देखिए, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विथ एनिमी, एलियन एनिमी, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद द एलियन एनिमी। एलियन एनिमी हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा कंट्री का पर्सन जिस कंट्री के साथ हमारे कंट्री का वॉर चल रहा है, तो वैसे टाइम पे वह हमारे लिए एलियन एनिमी बोला जाता है। और एलियन एनिमी के साथ किया हुआ जो बिजनेस एग्रीमेंट है वह क्या होता है? वॉइड कंसीडर किया जाता है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है। एन एग्रीमेंट मेड विद एन एलियन एनिमी इन टाइम ऑफ वॉर इज इलीगल ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। एलियन एनिमी के साथ अगर हम बिजनेस का एग्रीमेंट करते हैं, एलियन एनिमी के साथ अगर हम बिजनेस का एग्रीमेंट करते हैं जिस टाइम पे हमारे और उसके कंट्री के बीच क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है, देन ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे वह क्या हो जाता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे वह इलीगल हो जाता है। ठीक है ना? This is based upon the one or two reasons, either that the further performance of the agreement could involve the commercial intercourse with the enemy, enemy के साथ commercial intercourse करना, or that the continued existence of the agreement would confer upon the enemy an immediate or future benefit। मतलब immediate, हम अगर जिस समय हमारा देश का उसके साथ लड़ाई चल रहा है, हम अगर उसके साथ बिजनेस का कोई एग्रीमेंट करते हैं या कोई चीज परचेज करने का या सेल करने का, अगर हम सेल कर रहे हैं कोई चीज तो हम उसको रिसोर्स दे रहे हैं, अगर परचेज कर रहे हैं तो उसको मॉनेटरी रिसोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे समय में तो उसको फायदा मिल रहा है ना, या हम कर रहे हैं तो हमें भी उससे फायदा मिल रहा है, लेकिन हम अपने एक्ट के हिसाब सोचेंगे, भाई हमको अपने एलियन एनिमी के कंट्री के लॉ से क्या लेना देना, हम लोग तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे को अपने कंट्री के एक्ट से लेना देना है, सीधी सी बात है। तो यहां पे क्या बोला है? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, आप यहीं तक करोगे, बहुत है, यहां तक बहुत है। उसके बाद एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, क्राइम करने के लिए अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है, व्हेन द कंसिडरेशन इन एन एग्रीमेंट इज टू कमिट अ क्राइम, कोई क्राइम करने के लिए एग्रीमेंट किया गया, व्हेन द कंसिडरेशन इन एन एग्रीमेंट इज टू कमिट अ, व्हेन द एग्रीमेंट इज वेयर द consideration in an agreement is to commit a crime, the agreement is opposed to public policy। कोई क्राइम करने के लिए अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है और कंसिडरेशन रिसीव किया जा रहा है या लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, then that is considered as the illegal on the ground of the opposition of the opposed to public policy। The court will not enforce such an agreement। ऐसा तरह के एग्रीमेंट को कोर्ट क्या करता है? इन्फोर्स करता है। it is not enforceable in the court of law, so this becomes a void agreement, या void agreement हो जाता है। Likewise, an agreement to indemnify a person against consequences of his criminal act, क्या है? Likewise, an agreement to indemnify a person against consequences of his criminal act is opposed to public policy and hence enforceable। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, एग्रीमेंट विच इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एग्रीमेंट इन विच interfere with administration, agreement which interfere with administration of justice। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस किसको बोलते हैं? जज को बोलते हैं, जज को। एग्रीमेंट विच इंटरफेयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट को बोलते हैं, कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं।
तो भाई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस के साथ एग्रीमेंट विच इंटरफेयर विथ, ऐसा हमने एग्रीमेंट किया जो कि कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके साथ इंटरफेयर हो गया। देन एग्रीमेंट द एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अनलॉफुल। भाई हम जज के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, हमारे फेवर में फैसला सुना ना, अनलॉफुल होगा, बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे यहाँ पर आपका ये सब एग्जांपल दिया हुआ है, बताया हुआ है इनके डिटेल में भी। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन रोकना, मेंटेनेंस एंड चाम्पार्टी, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकना। एग्रीमेंट restricting the enforcement for right, an agreement which wholly or partially prohibits any party from enforcing his right। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो एक पार्टी को फुल्ली या पार्शियली अपने राइट को इन्फोर्सेबल करने में क्या कर रहा है, ये रेस्ट्रिक्शंस दे रहा है। अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड टू द एक्सटेंट, ये वॉइड होता है। फिर एग्रीमेंट curtailing period of limitations, agreement which curtail the period of limitations prescribed by the law of limitations are void। जो ऐसा एग्रीमेंट जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस के ऊपर क्या करे, को कवर करने का कोशिश करे, ये भी void होता है, ये भी void होता है। फिर ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, एग्रीमेंट फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स, एग्रीमेंट फॉर द सेल, सेल मतलब बेचने के लिए, और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसर एंड टाइटल्स एंड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशंस लाइक अ पद्म विभूषण, परमवीर चक्र फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन आर अनलॉफुल। मतलब अगर किसी को पब्लिक ऑफिसर को ट्रांसफर दिलाना, उनको बड़े पोस्ट दिलाना, उसके बाद से किसी पर्सन को पद्म विभूषण दिला देना, हम तुम्हें परमवीर चक्र दिला देंगे, और इसके लिए एग्रीमेंट में इंटर करना, ये क्या होता है आपका अनलॉफुल कंसिडर किया जाता है, और अनलॉफुल होने की वजह से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है। फिर एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, इफ अ पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट वेयर ही इज बाउंड टू डू समथिंग which is against the public or professional duty, the agreement is void or the ground on the ground of the public policy। देखिए इसमें क्या है, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, इफ अ पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट में इंटर कर रहा है विच इज बाउंड टू डू समथिंग, जिसमें कुछ काम करना है, विच इज अगेंस्ट हिज पब्लिक और प्रोफेशनल ड्यूटी, जो प्रोफेशनल और पब्लिक ड्यूटी के अगेंस्ट है, देन एग्रीमेंट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। भाई अब मैं बताऊं मेरा प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है, पढ़ाना। मैं अपने ऐसा किसी काम में इंटर कर रहा हूं किसी के साथ जो कि ऐसा वर्क करूंगा जो कि पब्लिक और प्रोफेशनल ड्यूटी के अगेंस्ट है। जैसे मैं बता रहा हूं ना, नॉर्मल सी बात, पुलिस, हमारी जो पुलिस है उनकी ड्यूटी नॉर्मल होती है ना, कि हमारे पुलिस होती किस लिए है, हम लोग की देखभाल करने के लिए, लेकिन पुलिस के साथ उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी के अगेंस्ट जाकर के वो काम कर रहा है पैसे लेकर के, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और ऐसे तरह का पीपल और पुलिस के बीच हुआ जो एग्रीमेंट है किसी मैटर को ठीक करने के लिए, तो ये वॉइड हो जाएगा। फिर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, किसी का पर्सनल लिबर्टी को रोकने के लिए अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है तो ये भी क्या होता है, वॉइड होता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज रोकना, एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। माइनर को छोड़ करके किसी भी पर्सन के, किसी भी माइनर के अलावा अगर कोई बड़े लोग उम्र हो गई है शादी की और ऐसे लोगों का अगर मैरिज रोका जा रहा है, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। दिस इज बिकॉज द लॉ रिगार्डिंग मैरिज एंड मैरिड स्टेटस एज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। शादी करना, मैरिड स्टेटस होना सभी लोगों का क्या है, राइट है, और उसको नहीं स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है ना। मैरिज ब्रोकरेज, an agreement by which a person for a monetary consideration promises in return to procure the marriage of another is void, being opposed to public policy। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, an agreement by which for a monetary consideration promises in return to procure the marriage of another is void। समझ रहे हो ना, शादी खरीद मतलब शादी खरीद के करवा देगा, ऐसा तरह का एग्रीमेंट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे क्या है, वॉइड है। सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू द पेरेंट और गार्डियन ऑफ अ माइनर इन कंसिडरेशन ऑफ हिज और हर कंसेंटिंग टू गिव द माइनर इन मैरिज इज वॉइड, बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये भी क्या है, अगर किसी माइनर के पेरेंट्स को पैसा दे करके और उसको मैरिज के एग्रीमेंट्स में इंटर कराना इज वॉइड है, बिकॉज ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसा कोई कर सकता है पैसा दे करके उसके माँ बाप को, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे वॉइड है। एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद द मैरिटल ड्यूटीज,
एन एग्रीमेंट विच इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मैरिटल ड्यूटीज इज वॉइड बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे सभी क्या है, एग्रीमेंट्स वॉइड है। इसके पॉइंट्स आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे, ये नोट्स भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप इसके पॉइंट्स जरूर याद रखेंगे, और एज वेल एज मेरे भी स्टडी मटेरियल्स में ये सारा दिया हुआ है। एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज। रेवेन्यू अथॉरिटीज मतलब जो टैक्स अथॉरिटीज है या जो क्रेडिटर्स है, इनके साथ फ्रॉड करने के लिए एग्रीमेंट, मतलब इनके साथ एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज। एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और द रेवेन्यू अथॉरिटीज इज नॉट इनफोर्सेबल बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी का ट्रेड रोकना वॉइड है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ व्हिच इज अनसर्टेन, ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, जैसा मैंने क्लोथ के क्वालिटी के बारे में एग्जांपल्स दिया था। वेजरिंग एग्रीमेंट करना, अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और असर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा, उसके असर्टेनमेंट पे या हो जाने पे के लिए एग्रीमेंट करना वेजरिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। जैसे बारिश करा देना, मैजिक से गोल्ड निकाल देना, वेजरिंग एग्रीमेंट है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। ये सारे वही पॉइंट्स के लिए वही पॉइंट्स का सारा एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, सेम पॉइंट्स का यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दिया है। इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट आपको पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट आपको पढ़ना है। वेजरिंग एग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड इन इंडिया। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल, ये इलीगल है। वेजरिंग एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड इन इंडिया है, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इस स्टेट में इलीगल है, ठीक है ना। शुड टू रिकवर मनी डिपॉजिट, शुड टू रिकवर द मनी डिपॉजिट, मनी डिपॉजिटेड विथ अ पर्सन कॉल्ड स्टेक होल्डर। शुड टू रिकवर द मनी डिपॉजिटेड विथ अ पर्सन to be paid to the party winning upon a wagering cannot be recovered by the winner. On the other hand, the loser cannot recover his deposit from the stakeholder, but where the stakeholder pay the money to the winner and loser cannot recover it from him. wagering agreement में दो पार्टी जो होते हैं ना, कोई अगर बेटिंग होता है तो बेटिंग में क्या होता है, ए और बी मान लो बेटिंग कर रहे हैं, सी के पास पैसा रखा हुआ है, तो सी की ड्यूटी है वो बी को प्रोवाइड करेगा, सी की ड्यूटी है वो बी को विनिंग वाले पार्टी को प्रोवाइड करेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई दूसरा इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, तब इसको हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमिनिटी और ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी और जिसका इंश्योरेंस हुआ रहता है, इन पर्सन के बीच जो एग्रीमेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ना कि अगर आपकी डेथ हो गई, आप पॉलिसी का पेमेंट कर रहे हो, प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो, पॉलिसी प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो, अगर आपकी डेथ हो गई तो इतने रुपए हम आपको देंगे। ये डेथ के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो आपका पूरा जब मैच्योरिटी पीरियड होगा तब आपको रिटर्न में पेमेंट दिया जाएगा। तो ऐसे तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी और जो पर्सन इंश्योरेंस परचेज करता है उसके बीच जो एग्रीमेंट होता है, इसको हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये अभी आप लोगों के लिए नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप चले आओ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप चले आओ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप चले आओ। देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट a promisor voluntarily undertaken an obligation in favor of the promisee, voluntarily undertaken, खुद से undertakes an obligation लेता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, a promisor voluntarily undertake an obligation in favor of the promisee when a similar obligation is imposed by law upon a person to the benefit of the another even in the absence of the contract. These are based upon the principle of equity, justice and good conscience. इसमें क्या बोला है ना, when a similar obligation is imposed by law upon a person for the benefit of another even in the absence of a contract, वैसे सिचुएशन में कोई अगर प्रोमिसर वॉलंटरली प्रोमिसी के फेवर में अगर ऑब्लिगेशन अपने ऊपर लेता है, तब इसको हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फीचर्स क्या है, सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट ऑफ द मनी जनरली टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। It does not arise from an agreement of the parties concerned, but it is imposed by the law. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पार्टीज के एग्रीमेंट्स के थ्रू नहीं होता है,
ये बाय लॉ इंपोज हो जाता है, ऑटोमेटिकली बाय लॉ ये इंपोज हो जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एंड इट इज अ राइट अगेंस्ट अ पार्टिकुलर पर्सन, सो लाइक अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, लाइक ए कॉन्ट्रेक्चुअल है। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसे क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, माइनर को अगर कोई नेसेसिटीज सप्लाई किया गया जो उसके बेसिक लाइफ को ठीक रखने के लिए जरूरी है, और उसको वो नेसेसिटीज मैंने सप्लाई किया, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइड अब इनिशियो है, तो माइनर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन एक माइनर के लाइफ के नेसेसिटीज के लिए जो इसेंशियल्स था मैंने उसको सप्लाई किया, तो माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल टू पे फॉर दैट, बट माइनस प्रॉपर्टी इज लायबल। ये बात आप जानते हो, पिछले दिन आपको मैंने बताया है। तो हमारे और उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो एज पर लॉ हो गया, ठीक है ना, एज पर लॉ हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। द सप्लायर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम देयर प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच अ पर्सन। सेम इज द केस इफ मनी हैज बीन एडवांस्ड फॉर द परचेज ऑफ नेसेसिटीज। Right to recover money paid for another person. A person who has paid a sum of money which another is obliged to pay, जो दूसरा पर्सन को पे करना था, another person ने उसके बिहाफ में पेमेंट कर दिया, is entitled to be reimbursed by that other person. आपके बिहाफ पे मैंने आपके किसी एकदम नेसेसिटीज के टाइम पे मैंने आपका पेमेंट कर दिया, और ऐसे समय में ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप उस मनी का पेमेंट हमें आप करोगे, मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं, मेरा यहां पर राइट बन जाता है। फिर नेक्स्ट आप करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, अ पर्सन who find goods belonging to another and take them into his custody is subject to the same responsibility as bailiff। कोई पर्सन है जिसको किसी अनदर पर्सन का गुड्स मिलता है, तो वह उस गुड्स को अपने कस्टडी में वैसी मैनर में संभाल के रखेगा जैसे कि वह बेली को गुड्स प्रोवाइड किया गया, बेली संभाल के गुड्स को रखता है, बेलर की तरफ से दिया हुआ गुड्स बेली अपने पास रखता है। Therefore he is required to take proper care of the things found as his own goods। जो गुड्स उसको मिला है उसको वह जस्ट लाइक अपने गुड्स की तरह वह ट्रीट करके उसको केयर टेकिंग के साथ रखेगा। नॉट टू अप्रोप्रिएट इट टू हिज ओन यूज, वह अपने यूज में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। टू रिस्टोर इट टू द ओनर व्हेन ओनर इज ट्रेस्ड, और जब उसका रियल ओनर मिल जाएगा तो रियल ओनर को वह गुड्स ले जा करके दे देगा। उसकी राइट बनती है कि गुड्स को तब तक अपने पास अच्छे से संभाल के रखेगा जब तक कि उसका रियल ओनर मिल नहीं जाता, और जस्ट ही विल treat the goods like as the bailey। He will not use the goods for his own purpose, and to restore goods to the true owner when he trace the owner of the goods। फिर right of finder, finder is entitled to retain it against the whole world। Finder has lien to express incurred in the preserving goods and finding true owner। lien to express incurred इन प्रिजर्विंग गुड्स को प्रिजर्व करने में, ट्रू ओनर को फाइंड करने में जो खर्चे वो ले सकता है। However, he cannot file suit to recover for this money, लेकिन इस मनी के लिए वो केस फाइल नहीं कर सकता है। It can claim recovered if it was offered, अगर ऑफर किया जाता है तो वह उसको क्लेम कर सकता है। If true owner refuses to pay lawful charge, he may sell, अगर ट्रू ओनर उसको लॉफुल चार्ज देने से इनकार करता है तो उसको वह बेच भी सकता है। When goods are of perishable nature, गुड्स अगर पेरिसेबल नेचर का है, then when lawful charge amounts to 2/3 of its value or more। when lawful charge amounts to 2/3 of its value, lawful charge क्या होगा, 2/3 गुड्स का वैल्यू का 2/3 या उससे ज्यादा होगा, पेरिसेबल नेचर का होगा तो सेल भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक बार और मैं एक सेशन लेकर के इसको मैं बताऊंगा कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको आज यहीं पे रहने दो आप लोग, आपका सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।